इस पूरे प्रकरण में जब आपको पता चला कि राम रहीम ने खुद केस किया है, थोड़ा डर लगा था क्या श्याम मीरा सिंह? कि पूरे राम रहीम के जीवन में जो उन्होंने किसी पत्रकार पे या किसी पे भी पहला केस किया है, और वो उनका खुद के साइन, खुद की सारी चीज़ें। देखो, जब तक आप कोर्ट में कोई नहीं जा रहा है तब तक आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जब मैं कोर्ट में गया तो हमारी एक एक लाइन, क्या मैं कह रहा हूँ, एक लाइन के दो हिस्से बना बना के उनको चैलेंज किया गया, और एक भी लाइन अगर हमारी कहीं पे भी गड़बड़ होती तो राम रहीम के वकील थे, उन्होंने भी दलीलें दी होंगी कि भाई ये तो डेफेमेशन हो गया। अब जैसे कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है, कोई बहुत दम नहीं थी उनकी आर्ग्यूमेंट में। तो फिर इस लिहाज से तो सारे अखबार बंद कर दो, टीवी चैनल बंद कर दो, क्योंकि जज भी तो उनको देखते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। Judges of the High Court get influenced by watching YouTube videos. Then I think God save this country. If we have come to that. अब तो ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, आपके ऊपर साबित हो चुका है, तो अब आपकी मानहानि कैसे हो रही है? कि ऐसा कौन सा सम्मान है जो रेप में गिल्टी पाए जाने के बाद अपनी ही साध्वियों के, जिन्होंने तुम पे भरोसा किया, जिन्होंने भगवान माना, उनके बलात्कार के बाद जिस समर्थक, जो एक आदमी आपके यहाँ फ्री में काम कर रहा है, उसकी हत्या करने के बाद, एक पत्रकार को मारने के बाद, ऐसा कौन सा सम्मान है जो बच जाता है? तो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के तौर पे इतना मतलब रिस्क क्यों लेना, क्यों उठाना कि भाई ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसी बातें बोलूँ कि मुझे कोर्ट कचहरी में जाना पड़े? वो सवाल है ये जो मेरे मन में, मुझे लगता है कि हर दिन चलता है। मम्मी डांटती नहीं कि ये क्या कर रहे हो आजकल? हैं घर वाले यही कह रहे थे कि किसी से उधार मांगो, हमसे मांग लेना। आप दोनों यादव समाज से आए हैं, और जो जुडिशरी है हमारी, इसमें हमारे लोगों की बहुत लेट एंट्री हुई है, और बहुत मतलब तमाम तरीके की बातें जुडिशरी से निकल के आती हैं। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं बहुत लेट एंट्री हुई, मेरे ख्याल से अभी भी एंट्री नहीं हुई है, हुई नहीं है। आपको किसी एक लॉयर को इस्टेब्लिश किया जाता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत सारे मीडिया वेबसाइट्स पे, खबरों में वो सब बोल रहे हैं कि आपको झटका लगा, आपको आदेश दिया कि हटा दो, और उसको एकदम मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया। मुझको झटका लगा है तो आज मैंने वीडियो अपलोड करी है। बात यह है कि केस शुरू क्यों हुआ था वीडियो को हटाने के लिए, वीडियो मेरे चैनल पे। तो अब बताओ कि कहाँ से आम क्या मेरिट वालों। तो ये तो उन्हें जानना चाहिए। जय भीम साथियों, बहुत स्वागत है द न्यूज़ पीक की इस खास पेशकश में। हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते रहते हैं, और आज हमारे इस खास मुलाकात सीरीज में 3 मेहमान हैं जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, एक कथित गुरु हैं, संत हैं राम रहीम, जो कि बलात्कार के आरोप में, हत्या के आरोप में सजा याफ्ता हैं, यानी वो जेल में हैं। उनके ऊपर एक वीडियो बनाया स्वतंत्र पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने, और जैसे ही उन्होंने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि राम रहीम के लोगों ने, गुरमीत के लोगों ने उनके ऊपर डिफेमेशन यानी मानहानि का दावा कर दिया। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इसमें लैंडमार्क ऑर्डर पास किया है। तो इस ऑर्डर को आने वाले दिनों में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए एक नज़ीर की तरह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनको इस ऑर्डर के हवाले से कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो इस ज़रूरी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जो हैं श्याम मीरा सिंह हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मयंक यादव हैं, और श्रेय यादव हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं और वकालत के पेशे में हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत और बधाई कि एक सजा याफ्ता जो कि दोषी है, कैदी है, वो आपके ऊपर मानहानि का केस कर रहा था, तो उसमें कुछ थोड़ी आधी अधूरी अभी जीत लेकर आए हैं आप। क्या मामला था, क्या हुआ था, क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? वीडियो तो सब बनाते हैं हम लोग, लेकिन कोर्ट आप पहुंच गए, तो थोड़ा बताएं एक बार मामला क्या था। राम रहीम के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे, पुरानी से लेके नई, कम से कम आपको 5-6 हज़ार वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये पहला केस है जो उन्होंने किसी वीडियो पे किया है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इससे पहले अगर किसी भी बाबा के खिलाफ अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसके समर्थक लोग करते हैं केस। और राम रहीम के मामले में भी इनकी एक प्रॉपर्टी सेल है, इनके समर्थक हैं जो ऐसे केस करते हैं। ये पहला मामला है कि पूरे राम रहीम के जीवन में जो उन्होंने किसी पत्रकार पे या किसी पे भी पहला केस किया है, और वो उनका खुद के साइन, खुद की सारी चीज़ें। अच्छा, तो मतलब राम रहीम खुद पार्टी है, उसकी सिग्नेचर से ही केस उन्हीं का ही केस है ये, किसी का भावना आहत होने वाला नहीं है, प्रॉपर राम रहीम का ये केस है। तो दिसंबर 17 को मैंने एक वीडियो बनाई थी राम रहीम के ऊपर, जिसका टाइटल था कि हाउ राम रहीम मेड फूल हिज फॉलोअर्स। तो
इस पे वीडियो बनाई और उसमें जो कि इन पे 3 केसेस चले थे, उनके जजमेंट्स थे। कोई ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए मैंने। जजमेंट्स एक तो ये था कि 2 साध्वियों के रेप के मामले में ये आरोप में नहीं, प्रॉपर गिल्टी पाए गए, जिसके लिए 17 साल 15 साल प्रॉपर 15 साल उसमें कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आपको मौके मिले होंगे 50 बार अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, लेकिन जज ने पाया कि आप दोषी हैं जी। उसके बाद आपको 10-10 साल की सजा मिली। इसके अलावा एक पत्रकार था जिसकी हत्या करवाने के मामले में इनको जेल, उसमें भी ये दोषी पाए गए। इसके अलावा एक इन्हीं का फॉलोअर था, उसकी भी हत्या के मामले में ये दोषी पाए गए। और ये पूरे केस वही सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड था कि उसमें पत्रकार ने पहले एक पत्र एक साध्वी का वायरल होता है जो बताती है कि आश्रम में सारी चीज़ें सही नहीं चल रही और आश्रम के अंदर महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ जो साध्वी हैं उन साध्वियों के साथ गलत हो रहा है। और ऐसी कोई एक लड़की नहीं है, 2 नहीं है, उस लड़की ने जो वो वायरल पत्र था उसमेमें अलग अलग हिसार, सिरसा, पंचकुला, फलाने जगह की लड़कियां हैं और इन सब के साथ ये गलत हो रहा है। ये 2002 में ये पत्र वायरल होता है और इसी को एक पत्रकार छापते हैं अपने यहाँ, जिनका नाम था रामचंद्र छत्रपति, जिनकी हत्या बाद में कर दी हाँ। गई थी। और इनको शक था कि इनके यहाँ का कोई आश्रम का एक व्यक्ति था और उनको लगता था कि ये चूंकि चला गया है यहाँ से, इसने ये छपवाया है, लीक कर दिया है, ऐसा उनको लगा। उनका नाम था रंजीत सिंह। तो पहले इन्होंने रंजीत सिंह की हत्या करवाई, रंजीत सिंह पे दबाव बनाया कि आप ये माफ़ी मांगो और ये सब करो, लेकिन रंजीत सिंह ने भी पीछे नहीं हटे, तो उनको मरवा दिया, खेत में जाके मर्डर करा उनका। तो वो केस इन पे प्रूव हुआ। इसके अलावा एक पत्रकार का था, जिस पत्रकार ने ये छापा था, उस पत्रकार को बोला गया कि तुम दरबार में आके बाबा के खिलाफ माफ़ी मांगो। पत्रकार ने, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी कि उस टाइम पर इतना साम्राज्य, जिस आदमी का पूरा सिरसा जला, जिसका आधी संपत्ति जिसकी हो या इतना बाहुबल जिसके पास हो, उसके खिलाफ आप पत्र छाप दो और उसी जिले में रहो और उसके लोग उसके यहाँ जा के कहते हैं कि बाबा से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांग लोगे तो वो इस तरह से लगेगा कि झूठा था, पत्र तो कुछ सच्चा ही नहीं था। लेकिन पत्रकार पीछे नहीं हटा और उसको फिर एक दिन बाहर किसी ने आवाज़ दी कि रामचंद्र छत्रपति को बुलाया। बाहर वो जैसे ही आते अपने बच्चों को अंदर करके आते हैं और बाहर तड़ातड़ बंदूकें उनमें मार दी जाती। बाद में ये वॉकी टॉकी और वो गन लाइसेंस इन सब से ये पता चलता है कि ये डेरा का था। फिर बाद में पता चलता है कि उस पत्रकार ने कुछ दिन पहले ही एसपी को पत्र भी लिखा था। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैंने एक वीडियो बनाया कि शादियों के साथ क्या होता था, पत्रकार के साथ क्या हुआ, उसको कैसे मारा गया। तो एक डिटेल्ड वीडियो थी। तो मतलब आपने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि किसकी हत्या हुई, किसके साथ यौन हिंसा हुई और उसके जो कहानी थी, बेसिकली आपने एक कहानी बताई है। तो उससे डेफेमेशन का क्या मतलब है? इसमें क्या, आप तो ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, आपके ऊपर साबित हो चुका है, तो अब आपकी मानहानि कैसे हो रही है? वही कि एक तो यही वो, पहले तो सम्मान ही ढूंढना है कि ऐसा कौन सा सम्मान है जो रेप में गिल्टी पाए जाने के बाद अपनी ही साध्वियों के, जिन्होंने तुम पे भरोसा किया, जिन्होंने भगवान माना, उनके बलात्कार के बाद जिस समर्थक, जो एक आदमी आपके यहाँ फ्री में काम कर रहा है, उसकी हत्या करने के बाद, एक पत्रकार को मारने के बाद, ऐसा कौन सा सम्मान है जो बच जाता है? इसके बाद ये अचानक मुझे पता चलता है कि ये कोर्ट भी चले गए, कोर्ट में सुनवाई भी हो गई है। अगले दिन हमें फिर जैसे जैसे कोर्ट में हम लोग गए और उसके बाद फिर मयंक भाई और श्रेय भाई जी ने पूरा मोर्चा संभाला कि अब इस सल्तनत से लड़ने का काम हमारा है। तो मयंक, आप क्योंकि वकालत के पेशे में हैं और इस केस में भी आप वकील रहे हैं, तो कोर्ट में जब आपने इस केस की सुनवाई के दौरान अपीयर हुए, बहस हुई, तो आपको लग रहा था कि इसमें वाकई डेफेमेशन का कुछ बेस है या ये कहीं की आधारहीन केस था, ये इसमें कोई मतलब मेरिट नहीं है इस केस में? नहीं, पूरी तरह से मेरिट लेस केस था, बेसलेस केस था और उसमें डिफेमेशन का कोई रत्ती भर कोई गुंजाइश नहीं थी। डिफेमेशन के कुछ अपने एक ग्राउंड्स होते हैं, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे आदमी वो प्ली करता है। वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी मामला सब्जेक्ट है। वो हम कोर्ट में जो हमारी स्ट्रेटजी आगे क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सब बातें मैं अभी यहाँ डिस्कस करना मुझे ठीक मुनासिब नहीं है। बहरहाल इसमें जो दूसरे पक्ष की तरफ से, राम रहीम की तरफ से, हम मीरा सिंह को डिफेंड कर रहे थे और जो प्लेंटिफ थे, यानी कि जिन्होंने ये सूट फाइल किया था, वो राम रहीम थे। उनकी तरफ से
अभी हम लोगों ने जो आखिरी हियरिंग हुई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के ऊपर हुई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि इनका जो वीडियो है उसको डिलीट कर दिया जाए जब तक कि मामला फाइनली डिसाइड होगा। और फाइनली पता नहीं कब तक होगा, 2 साल 4 साल 5 साल जो भी समय लगे, कोर्ट का प्रोसीडिंग का टाइम जो लगता है। तो हमारा अभी पहला जोर इस पे था कि इस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को हमें अपोज करना है। इस पे हम लोगों ने अपोज किया और इसमें 2 ग्राउंड इनके मूल रूप से जो थे, मैं थोड़ा सा लीगल बात है जो ग्राउंड थे वो मैं बता देता हूँ। इनका ये कहना था कि एक तो डिफेमेशन हुआ है और वो जो इनका वीडियो का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो कंटिन्यूस डिफेमेशन रहेगा। तो इसलिए जब तक ये डिसाइड होगा इनका डिफेमेशन होता रहेगा, इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाए। दूसरा इनका ये था कि चूंकि श्याम ने, हमारा इस पे प्ली ये था कि श्याम ने जितने भी अपना वीडियो बनाया है ये, इसमें इन्होंने सोर्सेज साइट किए हैं बाकायदा, और मूल रूप से वो जजमेंट्स का एक एनालिसिस कह सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, और एक पब्लिक एक डॉक्यूमेंट है वो। अब तो वो उस जजमेंट का वो किया है। और दूसरा इन्होंने एक किताब, किसी एक पत्रकार ने किताब लिखी थी, उस किताब में, और जो किताब 5 साल पहले छपी हुई है, उस किताब का रिपब्लिकेशन एक तरह से कह सकते हैं, उस किताब को सोर्स उसका बता के उसमें से वर्बेटम उन्होंने कोट करके वो बात कही हुई थी। तो उसमें हम लोगों का यही था कि भाई अगर कोई चीज़ सोर्स डिफेमेटरी नहीं है, जिस किताब में को कभी चैलेंज नहीं किया गया है, उसके पब्लिशर को कभी चैलेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया गया है, तो उसका रिपब्लिकेशन 5 साल बाद अगर आप उसका सोर्स साइट करके अगर आप कोई बात कर रहे हो तो वो डिफेमेटरी कैसे हो सकती है। हम ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में इसमें अफर्मेशन दिया। डेफेमेशन है तो उसको पकड़ो जिसने किताब लिखी। हाँ, इस पे अभी श्रेय और अच्छे से बताएंगे। तो ये हमारे मूल रूप से 2 चीज़ें थी। तो श्रेय, ये जैसा मयंक बता रहे हैं इस पूरे केस में, तो जो राम रहीम के वकील थे उन्होंने भी दलीलें दी होंगी कि भाई ये तो डेफेमेशन हो गया। अब जैसे कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है, व्यूअरशिप ज़्यादा है, मतलब शाम के वीडियो काफ़ी देखते हैं लोग, तो ज़्यादा व्यूअरशिप है इसलिए डेफेमेशन ज़्यादा हो रही है। ये लॉजिक क्या था? ये तो मतलब हंसने वाला लॉजिक मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं तो डेफेमेशन में ये बोलते हैं एवरी सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन अमाउंट्स टू डेफेमेशन और इफ द मटेरियल इज डेफेमेटरी। तो एक तरीके से इन अ वे उनकी आर्ग्यूमेंट ठीक थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि जब आपने सोर्स को ही डेफेमेटरी कभी चैलेंज ही नहीं किया, व्हेन देयर इज नो वर्डिक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सोर्स, देन हाउ कैन द सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ दैट सोर्स बिकम डेफेमेटरी। तो ये एक उनकी आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा एक फ्लॉ था। और बाकी जैसा मैं बताऊं कि और उनकी एक जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि उनकी जो अपील है वो अभी हाई कोर्ट में आ रही है अगेंस्ट द कन्विक्शन। तो इस चीज़ को भी उन्होंने रखा था। और एक ओरल सबमिशन उनकी तरफ से एक आई थी, वो रिकॉर्ड पे ऑब्वियसली नहीं ली गई थी। तो उसमें सबमिशन ये थी कि क्योंकि श्याम ने ये वीडियो बनाया है, इतनी उसकी व्यूअरशिप है, तो इवन जजेस आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दे माइट आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो इवन दो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड, बट हमारा ये मानना है कि कोई बहुत दम नहीं थी उनकी आर्ग्यूमेंट में टू डिफेंड देयर पिटिशन। तो फिर इस लिहाज से तो सारे अखबार बंद कर दो, टीवी चैनल बंद कर दो, क्योंकि जज भी तो उनको देखते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। करेक्ट। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इफ द judges of the high court get influenced by watching YouTube videos, then I think God save this country if we have come to that. फिर तो मुझे इनाम मिलनी चाहिए ना। ये शाम, ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम सब लोग वीडियोस बनाते हैं, और इस तरह से हम लोगों को भी लगातार नोटिस आते हैं। आज तक कि श्वेता सिंह ने अभी पिछले दिनों हमको भी नोटिस भेजा था एक वीडियो को लेके, तो लगातार ये बनी रहती है कि यार कहीं कुछ गलत हो जाए, कहीं छोटी सी चूक होगी तो हमको कोर्ट घसीट लेंगे, जेल ले जाएंगे, कोई बचाने वाला है नहीं। तो ये इस पूरे प्रकरण में जब आपको पता चला कि राम रहीम ने खुद केस किया है, थोड़ा डर लगा था क्या श्याम मीरा सिंह का? नहीं, डर में तो जैसे वही बात है ना, ट्रुथ वॉज योर डिफेंस या ट्रुथ इज योर डिफेंस। तो मुझे ये तो पता था कि देखो कि ये आए मुर्गा फंसाने, है ना, पर मुर्गा इतना हल्का नहीं है, मुर्गे के पास पूरा जजमेंट्स हैं, पूरी किताबें हैं। इतनी तो मुझे बेसिक समझ थी कि अगर आप किसी और को कोट कर रहे हो, और जैसे मान के चलिए राहुल गांधी हैं,
और राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को 4,000 करोड़ रुपए दिए। अब वो बात सही है गलत है, वो अदालत तय करेगी आगे जाके, लेकिन पत्रकार के नाते ये आपकी पहली मतलब आपका ये काम है कि आप ये कहोगे कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर आपने ये कहा है तो आप कहीं पे भी गलत नहीं है एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन अगर आप बिना राहुल गांधी को बीच में लिए आप सीधे बोल दो कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को 4,000 करोड़ दिए, तब आप गलत होते हो। श्याम बड़ी बात बता रहे हैं सारे दर्शकों को, क्योंकि हम लोग बहुजन यूट्यूबर मीट करते हैं और क्लासेस देते हैं। आप कोट कीजिए, रेफरेंस दीजिए कि किसने क्या बात की है, खुद से मत बोलिए। वही बात आपको बचा के ले गई कि आपने खुद से कुछ मिर्च मसाला ऐड नहीं किया। बिल्कुल नहीं। मेरी वीडियो को लेके मैं ये जो भी अगर यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं उनको तो मैं बताऊंगा, आपकी एक एक लाइन देखो, जब तक आप कोर्ट में कोई नहीं जा रहा है तब तक आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जब मैं कोर्ट में गया तो हमारी एक एक लाइन, क्या मैं कह रहा हूँ, एक लाइन के 2 हिस्से बना बना के उनको चैलेंज किया गया, और एक भी लाइन अगर हमारी कहीं पे भी गड़बड़ होती तो हमारे लिए मुसीबतें हो जाती हैं। इत्तेफाक से हमने जो कंटेंट बनाया था पूरा जजमेंट बेस्ड था। तो ये मुझे लगता है कि मुझे राम रहीम वाला क्या, मुझे इवन मेरे लिए ऐसे था कि ये मेरे लिए फैक्ट चेक था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम तो ऐसे हवा में बना दे रहे हो। जैसे इस वीडियो के बाद ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे राम रहीम पे तुमने ऐसे ही आरोप लगा दिए, रिसर्च तो ऐसे की जाती है, रिसर्च वैसे की जाती है। अच्छा, आपके रिसर्च पे सवाल उठाया। हाँ हाँ, तो मैं बोला कि इससे बढ़िया फैक्ट चेकर तो मुझे कोई नहीं मिलेगा कि कोर्ट मेरी वीडियो को फैक्ट चेक कर रहा है। और अगर मैं इस टेस्ट में पास होता हूँ तो फिर अगले जो लोग चैलेंज नहीं करेंगे मेरी वीडियो को, आगे 50 वर्ष सोचेंगे। तो मुझे बीच में ही अभी 3 जगह से इस तरह के नोटिस मिले हैं, और हालांकि वो अभी केस में नहीं गए, इत्तेफाक से राम रहीम साहब गए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए ये वो इसेंशियल एक्सरसाइज थी जिसको होना चाहिए था। और एक बार वही है ना कि 4 आदमी देखें और उसको जांच करें कि ये वीडियो कैसे बनाता है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी था कि कभी मेरी कोई वीडियो कोर्ट में जाए और कोर्ट ये जांचे कि भाई सही बनाता है कि ख़राब बनाता है। तो अब मेरे व्यूअर्स ये कह सकते हैं कि हमें श्याम पे नहीं, कोर्ट पे भी भरोसा है और कोर्ट से चेक होके आई है हमारी चीज़। तो ये एक बड़ी बात शाम की तरफ से आई, और ख़ासकर मैं अपने दर्शकों से, कंटेंट क्रिएटर से अपील भी करेंगे कि जब भी कोई बात बोलें, किसी के हवाले से बात करें, एट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। खुद की मन मर्जी से मिर्च मसाला मत लगाइए वरना फंस जाएंगे। ये सरकार की तरफ से भी एक हमारे को ऊपर लगातार चेतावनी रहती है, डर रहता है, और अब तो राम रहीम जैसे जो लोग हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी ऑर्डर है, अभी तो एक ऑर्डर आया है, अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन इसका असर जो है वो हर कंटेंट क्रिएटर के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले कुछ इस तरह के ऑर्डर नहीं थे कि आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे, जजमेंट पे, आप किसी की किताबों पे लिखे हुए जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं तो फिर उसमें कुछ मतलब गड़बड़ नहीं, आप बना सकते हैं। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एज ए लॉयर मुझे बताना थोड़ा सा इस पर एनालाइटेड करना ज़रूरी भी है कि जो ये ऑर्डर है, अभी तो एक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है अपलोड, जब तक मैंने लास्ट देखा था ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। ठीक है, तो हम लोग जो ऑर्डर जिस टाइम जज साहब डिक्टेट करा रहे थे, हम जो भी बात यहाँ कह रहे हैं उस ओरल ऑब्जर्वेशन की उस पर बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने डिक्टेशन दी थी। पहली बात ये मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिस तरह का जो ऑर्डर, जिस तरह का जो उनकी दलीलें थीं दूसरे पक्ष की, अगर वो मान ली जाती पूरी तरह से, तो फिर एक शक ये था कि बाकी के लिए भी वो एक नज़ीर बनता और एक गैग ऑर्डर की तरह से काम करता। उसके लिए एक पत्रकार के लिए, चूंकि हमें जो श्याम ने अभी बात की उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के अगर मैं कहूँ कि एक पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपको सपोज़ यूएसए की बात अगर कवर करनी है या ब्रिटेन में क्या हो रहा है कवर करनी है, तो आपको वहाँ के पत्रकारों को या वहाँ के जो अखबार हैं जैसे गार्डियन हो गया या कोई भी वहाँ के बड़े न्यूज़पेपर हुए, उनमें आप न्यूज़ पढ़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और जब आप अपना वीडियो बना रहे हैं या बात लिख रहे हैं, आप यही लिखते हैं, आर्टिकल लिखने में भी लिखते हैं हम सब फला जगह पे ये चीज़ कहिए। हम लोग लीगल राइटिंग में भी ये काम करते हैं। अगर इस तरह से ये बोल दिया जाए कि एक एक चीज़ जाके आप क्या ब्रिटेन जाके फैक्ट चेक करेंगे वहाँ पे क्या हुआ है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना। या मैं इसको और थोड़ा करूँगा, कोई प्रधानमंत्री बनता है या कोई पद पे जाता है तो भी अखबार की जो रिपोर्टिंग आती है उसी के आधार पर तो आपको पता चलता है। आप तो वहाँ जा नहीं रहे इलेक्शन देखने के लिए कि उसके साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं, बहुत बुनियादी बात है। तो प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। केस ये अभी हालांकि जो जज साहब का उस दिन जो कोर्ट का जो रवैया था वो इस तरफ था कि फाइनली इसको इशू को एडजुडिकेट
कर सकते थे और वो करना भी चाह रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष की अपनी दलीलें थी। उनको देखते हुए अभी कोर्ट ने सिर्फ इस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को, जिस पे स्टे लगाने की मांग की गई थी, उस पे अपना नतीजा दिया है। अभी फाइनल इस केस का अभी नतीजा जो आएगा वो जब जजमेंट आएगा तो तब फिर पता चलेगा। तब पता श्रेय, इस पूरे मामले को एक वकील के नाते जब आप लड़ रहे हैं कोर्ट में, तो इसकी अहमियत को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि केस बड़ा है, सीधा मतलब पार्टी भी बड़ी है, राम रहीम छोटी मोटी कोई पार्टी नहीं है, और कंटेंट क्रिएशन के एरिया में भी एक बड़ा हम इसको मान रहे हैं। पर्सनली मैं तो मान रहा हूँ, तो आप इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं केस की? मैं इसकी अहमियत को अगर बहुत कम शब्दों में आपको बताऊं, इट वाज एक्चुअली डेविड वर्सेस गोलायत। तो ये एक तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो यंग जर्नलिस्ट है, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एडवर्स ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आता तो जैसा कि मयंक ने बोला, वो नज़ीर बनता है, इट वुड हैव एक्टेड एज अ प्रेसिडेंस, राइट। एंड फिर इसी चीज़ को लेके फर्दर लिटिगेशन बहुत बढ़ती। तो इसका आना एक मतलब इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको अपहोल्ड किया गया है। तो इस ऑर्डर की बहुत फार रीचिंग सिग्निफिकेंस होगी, अभी नहीं, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में नहीं, आगे भी। बिल्कुल। और बहुत अगर इंपॉर्टेंट ऑर्डर इनके फेवर में जजमेंट आ जाता तो डेफिनेटली उसको एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा। श्याम, आपने सोशल मीडिया पे देखा, मैं इनका एक पोस्ट देख रहा था, ये इन्होंने शायद लिखा है कि जिस तरह की वीडियो बना रहे हो तो आपको एक महिला जज की वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की मतलब इतने सारे केसेस अगर आपके ऊपर होते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर, वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब आप किसी बड़े मीडिया संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं कि वो आपको बचाने लगेगा, तो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के तौर पे इतना मतलब रिस्क क्यों लेना, क्यों उठाना कि भाई ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसी बातें बोलूँ कि मुझे कोर्ट कचहरी में जाना पड़े? नहीं, बिल्कुल एकदम जायज़ वो सवाल है ये, जो मेरे मन में मुझे लगता है कि हर दिन चलता है। जब बीते दिनों, मतलब मैं पहले से ही वीडियो तो मैंने बनाई है, अमित शाह पे बनाई थी, और वो मुझे लगता है कि सोहराबुद्दीन केस का जो पूरा डिटेल मैंने चार्जशीट से निकाला, तो वो ऐसा डिटेल था जो जैसे अगर कोई वकील रहे हैं उनको केस के बारे में पता है, लेकिन जनता में वो चीज़ नहीं थी कि एक्चुअली लोगों को ये पता था कि भाई अमित शाह को तड़ीपार कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था वो केस क्या था, केस के अंदर क्या था। और वो चीज़ें मैं जब सीबीआई की चार्जशीट वगैरह निकाली तो मुझे पता है कि रिस्की काम तो मैंने किया है। अभी बीते दिनों अभी मैंने जज लोया वाली वीडियो बनाई जो उनकी बुक पे थी, तो ये चीज़ें बनाई थी। लेकिन अभी जो ब्रॉडकास्ट बिल आया कुछ दिन पहले, उस चीज़ ने मुझे, जब रवीश कुमार ने उस पर एक रिपोर्ट करी बड़ी वाली, उस दिन मुझे वाकई में लगा कि अभी जो चीज़ें हैं ना, अब ये थोड़ी एक कदम आगे जा रही हैं। और उसी एक महीने के अंदर, इसी में तो ब्रॉडकास्ट बिल आया है, इसी में मेरे को 3 लीगल नोटिस एक तरह से मिल गए। एक वीडियो मेरी हटा भी दी गई क्योंकि बाबा रामदेव से रिलेटेड थी, और उन्होंने कोई पुराना कोट गलत तरीके से यूट्यूब को भेज दिया, और वो वीडियो मेरी इंडिया में बैन हो रखी है, बाकी लोग देख सकते हैं, जिसका कोई काम नहीं रहेगा। मतलब वो वीडियो 15 लाख लोगों ने देखी थी, तो इसका मतलब ये कि बाबा रामदेव को उस वीडियो से थोड़ा से तो परेशानी हुई होगी, बिल्कुल, जो इस हद तक गए कि और मेरी वीडियो इंटरनेट के तक। तहखाने में सब कुछ मतलब दर्ज रहता है, वो कभी भी निकल के आ जाएगा, तो आप फुटस्टेप्स हटा तो वो नहीं अगर पाते मेरी वहाँ पे। वीडियो के पीछे गए तो इसका मतलब कुछ तो पेट में दर्द किया है। तो मम्मी डांटती नहीं कि ये क्या कर रहे हो आजकल, हैं? अरे खूब। बताते नहीं हो मम्मी को कि नोटिस आ गया कोर्ट का? नहीं, मम्मी को तो मैं नहीं बताता, लेकिन अब की बार मेरे घर पे पता चल गया था, तो घर वाले यही कह रहे थे कि किसी से उधार मांगो, हमसे मांग लेना। क्योंकि यूट्यूब से पेट नहीं भरता साहब। कि वकीलों का अगर लगे तो ये है। तो जब 3 नोटिस आ गए ना, जब मैंने ब्रॉडकास्ट बिल और देख लिया, तो वाकई में एक बार को मैं हिला कि ये जो हम कर रहे हैं आगे इसका क्या फ्यूचर है, क्या सर खपाना वो है कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा केस हमने जो लड़ा, मतलब मैं जब कोर्ट कचहरी जाता था, पीछे बैठ के देखता था कि जज बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता था यार वीडियो बनानी थी, 15 दिन हो गए, एक वीडियो के लिए लड़ रहा हूँ, इतनी देर में 3 वीडियो बना देता। और मुझे ये पता था कि ये अंत नहीं है, सब ये तो बहुत शुरुआत है, बेसिक शुरुआत है। तो मतलब इसमें तो मेरा सर खप जाएगा। पर मुझे लगता है कि मतलब वही वाली बात है कि एक को दबाते हो, ये देश इतना 140 करोड़ लोगों का देश है, तो यहाँ अगर अत्याचारी भी अगर है ना, तो उससे लड़ने वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं।
तो ऐसे ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनको मैं यहाँ भी लूँ कि जिनकी कॉल आए, जिन्होंने वाकई में मदद करी इंटरनली। मैंक भाई भी अगर गिनाने बैठ जाएंगे तो हमारे पूरे स्टेक में कम से कम 10 लोग ऐसे बैठेंगे जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। अच्छा। हाँ, है ना कि तो क्या मयंक को और श्रेय को आप पहले से जानते थे, पर्सनल कुछ रिलेशंस था, या ये आपके केस को आप कैसे पहुंचे, केस कैसे इनको मिला? नहीं, मैंक और हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं पहले से ही। अच्छा। और यही है कि दोस्तों की लड़ाई थी, और जो बहुत कम उम्र के दोस्त आपस में लड़के और एक बड़ी चीज में एक तो यहाँ चले पे गए। मतलब वकीलों की अहमियत भी बहुत ज़रूरी हो हाँ, तो जाती मैं है। तो यही कहूँगा जितने भी क्रिएटर हैं, एक वकील दोस्त जरूर बना के रखें। तो ये लीगल इंश्योरेंस होता है कि अगर इफ यू हैव अ गुड लॉयर फ्रेंड देन इट्स अ लीगल इंश्योरेंस टू यू। तो क्योंकि वकालत पे बात हो रही है, मयंक आप चूंकि दोनों हमारे बहुजन समाज का हिस्सा हैं, आप दोनों यादव समाज से आए हैं, और जो जुडिशरी है हमारी, इसमें हमारे लोगों की बहुत लेट एंट्री हुई है और बहुत मतलब तमाम तरीके की बातें जुडिशरी से निकल के आती हैं। तो हमारे जो समाज के जो खासकर बहुजन यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बेचारे बहुत डरते हैं कोर्ट कचहरी जाने से। ऐसे उसमें आप जैसे वकीलों की कितनी अहमियत आप देख रहे हैं कि हमारे लोग होंगे तो केस लड़ने में आसानी होगी, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप भी तो आप कह रहे हैं बहुत लेट एंट्री हुई, मेरे ख्याल से अभी भी एंट्री नहीं हुई है, हुई नहीं है। और अभी ये तो पार्लियामेंट का डेटा है, हायर जुडिशरी में 76% एक अनरिजर्व क्लास हैं और बाकी कुछ 10-11% कुछ हैं, कुछ। तो जो पॉपुलेशन का अगर रेशियो देखेंगे उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ही अभी जो लोअर जुडिशरी में थोड़े बहुत लोग आ गए, ये मैं थोड़ा एड्रेस कर दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी। जो लोअर जुडिशरी में जिसमें टेस्ट के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू जजेस आते हैं, उनमें कई राज्यों में रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में डीजेएस जिसको बोलते हैं उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है। सो वो जुडिशरी वाला स्पेस तो पूरा एक तरह से एकदम क्लोज गेट तरह से, अभी आगे देखते हैं क्या उसमें रास्ते निकलेंगे। हमारी क्या अहमियत है ये तो समाज बताएगा, हम खुद से हम इस चीज़ पे कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन समाज में अच्छे वकील होने चाहिए। लेकिन बिल्कुल होने चाहिए। अगर आपके लोग होते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके पास सपोज समझिए कि हम हैं या कोई XYZ हैं, अगर आप वकालत कर रहे हैं और आपके जानने वाला है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक सेंस ऑफ एक डेयर आता है आपके अंदर कि नहीं चलो हमारे लिए अगर कुछ होगा तो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से या सिस्टम की तरफ से कोशिशें जो भी हुई हैं, जैसे DLSA वगैरह आया, लेकिन अभी भी इस देश में लीगल एड मिलना एक प्रिविलेज का काम है, अगर और एक अच्छी लीगल एड मिलना मुश्किल काम है। इसी केस में हम लोगों को करने के लिए से हमारे इसमें मेरे जूनियर का भी एक बहुत रोल है, अगर मैं हाईलाइट करूँ, उसने भी कुछ चीज़ें लाइब्रेरी बैठा हो जाके, और हमने कई जर्नलिस्ट से बात करी। तो एक हमारे पास चलिए एक तब भी एक थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है, हम दिल्ली में पढ़े हैं, यहाँ के जो टॉप स्कूल है उससे मैंने LLB करी या LLM करी कई अच्छी जगह से, तो एक सर्केल है, एक पता है कि चलो तब भी हमारे पास लोग हैं। लेकिन जो और छोटे शहरों में हैं लोग या उन जगहों पे, उनके पास में ये एक प्रिविलेज भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम लोग जैसे इस केस में कई जर्नलिस्ट से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसा क्या कुछ हुआ था, कोई चीज़ें ऐसा कुछ हो। एक हमारी लिमिट है रिसर्च करने की भी, टाइम इस केस में एक तो टाइम बहुत इसेंस था कि टाइम बहुत कम मिला था, बहुत ही कम मिला था तैयारी करने के लिए भी। आप 2 दिन 4 दिन में क्या तैयारी होती है, बहुत बैठना है, तमाम जजमेंट देखने हैं, जर्नल्स देखने हैं, रिपोर्ट्स देखनी है, क्या हुआ है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, अगर लोग होते हैं आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन में, न सिर्फ वकालत है, डॉक्टरी में हो या कोई भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आपके लोग होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और जो लोग इस तबके से, जो SC ST OBC तबके के लोग हैं और जो वकालत करना चाह रहे हैं या करते हैं, उनके लिए एक राय भी अगर मैं दूँ तो पहली बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर आप वकालत पढ़ रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना लाइब्रेरी में दें, किताबों को पढ़ने में दें। जितनी आपके पास में मजबूत आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आपका कमांड आपका पढ़ा होगा, वही आपको मदद करेगा। सिर्फ संख्या से काम नहीं चलेगा। वकील तो बहुत हैं, संख्या से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर आपको compete करना है तो जिन लोगों से आप compete करना चाहते हैं, अगर वो 2 हैं, उनके पास में सोशल कैपिटल है, आपके पास सोशल कैपिटल नहीं है, आपके पास कल्चरल कैपिटल नहीं है। अगर वो 2 का काम कर रहे हैं तो आपको उनसे कम से कम 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस चीज़ में आप आगे कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं श्रेय। मैं इसका I'm just taking the
बेनिफिट ऑफ दिस मूवमेंट कि ये जो कल्चरल कैपिटल की बात हो रही है, कल्चरल एक उनके पास सोशल कैपिटल है, हमारे पास नहीं है। हमारे उस तरह के वकील आपको नहीं मिलेंगे, जज नहीं मिलेंगे उसी जाति के, उसी सरनेम के। तो क्या लीगल फ्रेटर्निटी में अपनी पहचान बनाना मुश्किल है इफ़ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, SC ST OBC समाज से आप हैं? बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल वर सेइंग कि हमारे केसेस में ज़मानत नहीं मिलेगी, हमको जो है रियायत नहीं मिलेगा, हमारा जो पूरा का पूरा करियर है वो ख़राब कर दिया जाता है जाति देख के। इज़ इट समथिंग लाइक दैट? इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेक योर ओन आइडेंटिटी विद इन द लीगल फ्रेटर्निटी? देखिए, कुछ हद तक तो मैं अग्री करूँगा कि अगर आप एक मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं तो आपके लिए मुश्किल होते हैं। और दो तरीके की मैं अगर पॉइंट आउट करना चाहूँ चीज़ें होती हैं। नंबर एक तो है लॉजिस्टिकल, आपके ऊपर एक हैंडीकैप होता है। जैसे कि आप दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में आपको एक ऑफिस खोलना है, क्या आप उसका रेंट अपने करियर की स्टार्टिंग में अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आपके पास चेम्बर है, आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास लैपटॉप है, क्या आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है जहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए रिसर्च कर पाएंगे? राइट। और यूजुअली नहीं होता। इन लॉजिस्टिक्स को जुटाने में बहुत समय लग जाता है। एक ये हैंडीकैप है। दूसरा हैंडीकैप ये होता है कि लार्जली अगर आप डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं तो उस तरीके के आपको जो मैटर्स होते हैं वो हाई प्रोफाइल नहीं मिलते आपको, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं समाज खुद बहुत बेसिक्स के लिए ही अभी लड़ रहा है। राइट। वो उस लेवल पे नहीं जाएगा कि आप कोई कोल माइन का केस लड़ेंगे या आपको और कोई किसी कोई ऐसा केस लड़ेंगे जिससे आपकी एक तरीके से एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए ऐसा, या फिर आपके क्लाइंट उस तरीके के हाई प्रोफाइल नहीं आते हैं कि जिनसे आपकी बस एक केस से आपका नाम बन जाए। Right. तो वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। और जेस्टेशन पीरियड में फिर आपकी भी लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं। आप सेटल होते हैं, आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं। तो आप एक तरफ तो इस तरीके के चैलेंजेस से फिर डील कर रहे हैं, No doubt. उसके ऊपर ये एक एडेड आपके ऊपर एक एक्सपेंडिचर होता है टू लुक आफ्टर योर फैमिली। तो इस वेज में मैं कहूँगा कि हाँ, लार्जली जो इस समाज से लोग हैं वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स ही हैं जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उनके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है। उनका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं इन अ वे कहूँ, एज कम्पेयर टू समबडी who is not from these who do not belong to these classes or the communities. डिस्क्रिमिनेटरी भी कुछ होता है क्या? डिस्क्रिमिनेटरी मैं अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें कि किस सेंस में आप पूछना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ योर बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ योर सोशल लिनिएज विद द कम्युनिटी। अगर मैं इसका ऑनेस्टली आंसर करना चाहूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वकालत दिल्ली में हुई है, तो मैंने पर से ऐसा नहीं देखा है। एटलीस्ट दिल्ली में जो एक तरीके का जो माहौल है सीनियर्स का, जूनियर्स का, इस तरीके की चीज़ें मैंने पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करी है। और मैंने कभी भी इवन बेंच की तरफ से भी ऐसा कोई नहीं देखा है कि आपकी तरफ इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच हो। तो क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएशन भी करी, लॉ भी करी, यहीं प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी, तो मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है और स्टेट्स में और जगहों में ऐसी सिचुएशन ना हो। तो मतलब मेरा ये आंसर कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं है। इट इज़ आई थिंक वेरी पर्सनल। ये पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस केस में मतलब ये भी मुझे लगता है कि जिस मेरिट की बात आती है कि भाई मेरिट जो है वो होनी चाहिए, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर जॉब और बहुत ही मतलब मास्टरी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट पे। नहीं, मैं ये आपका जो पढ़ा हुआ है, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो कमांड है आपके सब्जेक्ट के ऊपर में, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप कितना भी कोई कनेक्शन हो, ठीक है, एक डिसएडवांटेज होता है जो श्रेय कह रहे थे। और इसी चीज़ में कौन डिस्क्रिमिनेशन अगर आप ना भी कहें तो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन भी कहें तो बहुत सटल लेवल से काम करता है। सपोज मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपकी पहली जनरेशन है, आप हमारे जनरेशन के लोग आए हैं जो पहली दफ़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मुँह देखा है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हाल पता ही हैं, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अब जो और बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप फीस इतनी ज़्यादा है कई जगहों पे कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। खैर, तो आप पढ़ के आ रहे हैं, अब आपको किसी एक लॉयर को इस्टेब्लिश किया जाता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। वो लॉयर इसीलिए कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूएशन चलता है। मैं 10 साल बाद भी कहूँगा आई एम लर्निंग, मैं 15 साल बाद भी बोलूँगा आई एम स्टिल लर्निंग। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है एक बनने की। उस प्रोसेस की शुरुआत होती है
जब वो लॉ स्कूल में घुसता है उसके पहले दूसरे साल में उसको इंटर्नशिप करनी है। अब उसका कोई अंकल नहीं है यहाँ पे, उसका कोई इसका कोई प्रोसेस नहीं है ना, कोई ये कोई स्टैच्यूटरी वो नहीं है ना प्रोसेस कि आपको यहाँ जाना है ऐसे करना है। अब उसका कोई अंकल नहीं है किसी लॉ फर्म में, उसका कोई चाचा नहीं है जज है जो, उसका कोई बड़ा भाई नहीं है जो बहुत बड़ा वकील है जो कह देगा फला फला बड़ी लॉ फर्म में है। अगर इसका एक कभी सोशल ऑडिट होकर हो तो ये पता जाएगा इंटर्न भी आप नहीं बन सकते हैं, आप छोड़ दीजिए जहाँ से आपको करियर बनना है। फिर करियर बनना है, आपने वकील बन गए, एक प्रैक्टिस शुरू होती है, उसके बाद में एक जो जज बनने तक की, हाई कोर्ट जज बनने की एक प्रोसेस होती है, उसमें आपका वो सब देखा जाता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपके पास सरकारी पैनल कितने रहे हैं, कितना आपने काम किया है, वहाँ नहीं है। अब आपने कितने सीनियर एडवोकेट्स के साथ में आपने काम किया है, सीनियर एडवोकेट आपका कोई जान पहचान का नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इन कम्युनिटीज से शायद गिने चुने 1% 2% भी नहीं है जो डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं। मुझे परसेंटेज याद नहीं है कितना एग्जैक्ट, लेकिन मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, सरसरी तौर पे बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से काम करता है कि आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी है। मतलब आप रेस में, ये ऐसा प्रोफेशन है, मैं इसमें अभी भी कह रहा हूँ, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है। डॉक्टर अंबेडकर इसी प्रोफेशन के एक वो थे, बड़े बड़े जो आपने देखे लीडर्स निकले। इस प्रोफेशन में बहुत दम है, बहुत स्कोप है, लेकिन बहुत और जगहों पे तब भी थोड़ा बड़ा। एकेडमिक्स में ठीक है, रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा हुआ, थोड़ा लोगों ने अपने आप को तरह से प्रूव किया। यहाँ आपके पास में मौका कम है अभी, तो बहुत ज़्यादा आप रेस का जो कहना है, एक होता है ना पीछे लगाया हुआ है, हर्डल ही हर्डल है और बहुत पीछे हैं आप अभी। तो बहुत शायद इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन जो आने वाला टाइम अब जो अब आ रहा है, इसमें नए नए लॉयर्स जो इन कम्युनिटीज़ से आ रहे हैं, गजब बोल रहे हैं, गजब काम कर रहे हैं। तो वो एक मौका मिल रहा है तो करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारे लोग अपनी मेरिट साबित कर रहे हैं। ये इंटरव्यू मुझे लग रहा है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस सम अदर डे, जिसमें हम लोग सोशल जस्टिस के नज़रिए से पूरी डिबेट करें और बात करें। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। वापस हम शाम पर लौटते हैं, क्योंकि शाम को लग रहा होगा यार मेरे लिए इंटरव्यू था। शाम, ये अभी तो चूंकि ऑर्डर है, लेकिन अभी जजमेंट आना बाकी है। तो कभी थोड़ा डिप्रेशन हुआ, कभी थोड़ी परेशानी हुई कि यार मैं मतलब थक गया हूँ? इससे ज़्यादा नहीं। माइक में बोलो। हाँ, मतलब थके, लेकिन डिप्रेशन तो जैसे मथुरा और एटा से आने वाले लोगों की लाइफ में होता नहीं है। तो क्या होता है डिप्रेशन तो हमसे देख के डिप्रेशन में आ जाता है। तो वैसे नहीं, लेकिन थक जाते थे। जैसे अभी भी हमारी नींद शायद पूरी नहीं हुई है, 16-17 दिन से तो लगे ही पड़े हैं इसमें बिना सोए। जिस दिन हमारा ये जो इंटरिम का भी बात थी, उस दिन हमने 3 बजे तक तीनों ने मिल के काम किया था, और 7:30 बजे हमें जागना था क्योंकि कोर्ट जाना था 9 बजे तक, इस तरह का था। और ये हमारा रूटीन ही हो गया था कि भाई 2 बजे तक 3 बजे तक काम कर रहे हो, और कोई काम नहीं कर पा रहे। इनके पास भी कई सारे केसेस थे, ये नहीं कर पा रहे हैं, मैं अपना नहीं कर पा रहा, अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं। तो इस तरह का तो रहा है, मेंटली आप थक जाते हो और ये लगता है कि चल क्या रहा है टाइप का, और ये हो क्यों रहा है। जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए आपको, मुझे ये चीज़ एक लगी, मतलब जो मैं वैसे कहूँगा कि अगर आपको, मतलब आपने वीडियो बनाई और अगर सामने वाले को, आपको कोई भी हो उसके पास अगर संसाधन है, तो वो आपको कम से कम इतना परेशान तो कर सकता है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो। और इस तरह की हमारी पूरी पुराने से ही समय से इस तरह का सिस्टम रहा है। उसमें अच्छा यह भी है कि भाई किसी भी एक निर्दोष को सजा ना हो जाए, है ना। इसलिए सिस्टम इस तरह का है कि उसमें 50 तरह की लेयर्स है, 50 तरह की चीज़ों की, तब जाके न्याय मिलता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर कोई भी आदमी, जैसे अगर मान के चलो मैं हूँ प्राइमा फेसी, देखूँ मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई है, एक जर्नलिस्ट, मेरा काम है ये, लेकिन अगर मुझे हर वीडियो के लिए ऐसे जाना पड़ेगा तो फिर काम कैसे करेंगे? काम कब करूँगा मैं? बिल्कुल ठप हो जाती है जिंदगी। और आप जिस ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात कर रहे थे, वो डिजिटल मीडिया मतलब जैसे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाओ, फिर एक एक्सटर्नल बॉडी बनाओ, फिर आप जो है एक और ग्रीवेंस रिड्रेसल जिसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है वो ओम्बड्समैन होगा। तो इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिहाज से जो है पूरा एकदम गला दबाने के लिए बैठे हैं ये लोग। तो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर जो अकेला बेचारा काम करता है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। बिल्कुल, आगे जो ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब एक तो ब्रॉडकास्ट बिल, ऊपर से अगर ये इंटरिम रिलीफ में भी ये आता है कि इस तरह की वीडियोज पे आपको इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, उस पर भी मुझे लग रहा है बात करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं जब हम काम करते थे कि इनमें मेरिट नहीं होता, ये कोटे वाले हैं, कोटे से पढ़ के आ गए IMC में, इनमें मेरिट नहीं है, स्पेलिंग नहीं आता है। मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था बहुत सारे मीडिया वेबसाइट्स पे, खबरों
खबरों में, वो सब बोल रहे हैं कि आपको झटका लगा, आपको आदेश दिया कि हटा दो और उसको एकदम मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मुझको झटका लगा है तो आज मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसमें एक शब्द नहीं कटा है, एक लाइन तो बहुत बड़ी बात होती है, एक शब्द नहीं कटा है, सिर्फ एक डिस्क्लेमर डाला गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह जजमेंट पे बेस्ड है, जो कि फैक्चुअली बात सही है। वीडियो में से कोई हिस्सा नहीं हटाया है। एक सिंगल लाइन नहीं हटाई गई है। तो बात ये है कि केस शुरू क्यों हुआ था वीडियो को हटाने के लिए, वीडियो मेरे चैनल पे है। तो अब बताओ कि कहाँ से हम क्या मेरिट वालों। तो ये तो उन्हें जानना चाहिए। ये काफी दिलचस्प चर्चा रही। और मेरिट पे तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं तो मीडिया में रहा हूँ, बहुत ही, एक तो पूरा मीडिया ही बहुत ही एवरेज लोगों से भरा है, और मुझे लगता है कि एवरेज से भी नीचे लोग भरे हैं, एंकर जो भी हैं, और किसी भी कास्ट को मैं मोस्टली ये कह रहा हूँ कि पूरी मीडिया को लेता हूँ। पूरी मीडिया में बहुत रेयर कास्ट के नहीं, वो कुछ ही कास्ट के मीडिया लोग में तो मतलब मैं अगर हैं एंकरिंग पे कहूँ, मेन स्ट्रीम पे कहूँ, तो वो तो पूरा एक जातीय और वर्गों का एक समूह है। पर मैं ये कह रहा हूँ जो मैं अंदर काम किया है, और मैं बिना ये प्रेजुडाइज करे कि चलो मैं ये बोलते ही नहीं हूँ, पर मैं पूरा एक चरित्र पे बताऊँ, बहुत ही एवरेज लोग ये चीज़ें चलती हैं। और तो ये मेरिट वाला सवाल तो वहीं फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब मैं खुद ही देखा हूँ तो फुट। तो ये काफ़ी दिलचस्प चर्चा रही, और इसमें हम क्योंकि सोशल जस्टिस के लोग हैं और कम्युनिटी जर्नलिज्म में रहते हैं, तो मेरे सवाल उसके आसपास ज़रूर रहते हैं। तो आप लोगों से फिर से जो है बात होगी विस्तार से किसी दूसरे मसले पर। फिलहाल के लिए यही जो श्याम ने, मयंक ने और श्रेय ने जो बातें बताई हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे मेरी फिर से अपील है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बातें श्याम ने बताई हैं, कोर्ट के हवाले से जो बातें बताई हैं, कोट करना, हमेशा उसका हवाला देना, एट्रीब्यूशन देना, अपने मन से कुछ बात ऐसी ना बोल देना कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि बचाने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। हालांकि कुछ लोग हैं बचा लेंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं उनको अवॉइड करें और अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी पत्रकारिता करें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। फिर मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।